अलावा इसके जो साइंस होंगे ना, उसके साइंस में ये होगा कि ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं वो तो रेयरली मतलब इफेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से साइंस होते हैं। ट्राइकस्पिड आपने देखा ना, मोस्टली माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह ही देखेंगे, माइट्रल रिगर्जिटेशन देखेंगे, यही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो कौन से साइंस होंगे इसमें, ईसीजी में आप लोग जब ईसीजी कराओगे ना, तो ईसीजी के अंदर आपको एसटी वेव के अंदर, एसटी और टी वेव के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी एसटी वेव जो होती है इसके अंदर एलिवेशन आ रही होती है ना, तो उसको वो इंडिकेट कर रही होती है एमआई को। ठीक है, एसटी एलिवेशन। और जो टी वेव होती है ना, इसकी इनवर्जन जो है वो एंजाइना को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा एवी ब्लॉक, ईसीजी जब देखोगे ना उसमें ये चीज़ें देखनी है। एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक में क्या होता है कि आपका जो पीआर इंटरवल होता है ना वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, क्योंकि ब्लड की पुलिंग हो रही है। जब एट्रियम से ब्लड आना है ना उसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये ना, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये वाल्व है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व बना ले, 3 कस्प होती हैं उसके। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड नहीं आना था, यहाँ पर क्योंकि हमारा रिमेटिक फीवर होता है वो वाल्व को इफेक्ट करता है, वेल्वुलाइटिस काज करता है, तो ये इसकी स्टेनोसिस हो गई है। अब जब ब्लड इसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ब्लड को नीचे जो है वो डायस्टली में तो ओपन होता है और नीचे ब्लड को जो है वो नीचे ट्रांसफ़र करता है। अब इसकी स्टेनोसिस हो गई है, इसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है, वाल्व बड़ा तंग हो गया, तो वो ठीक तरीके से जो है वो ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर नहीं भेज रहा। जब वो ठीक तरीके से नहीं भेजेगा तो क्या होगा कि ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, लेफ़्ट एट्रियम में ही ब्लड जो है वो इकट्ठा होकर रह जाएगा। इसका बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बैक फ्लो होने की वजह से जो है वो पल्मोनरी हमारी जो क्या कहते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेसल जो भी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है कि वो ब्लड जाना शुरू कर देता है और वहाँ से हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो ब्लड की लंग्स के अंदर जो है वो वही ब्लड जाके कैमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है पल्मोनरी एडिमा को। ठीक है, अगर ये हो गया कि हमारी वेसल जो है ना वो अगर ट्रिगर करेंगी तो वो क्या करेंगी, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन काज कर देंगी। जब वो वेजो कंस्ट्रिक्शन काज कर देगी, वो मतलब कि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो, बहुत ज़्यादा ब्लड अकमलेट होना शुरू हो गया ना, पुलिंग ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगी, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देगी, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड करेगा। वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होगी तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाना था, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना था, वो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि आगे वो हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से बैक फ्लो होगा, वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से उसकी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी। जब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी तो ये लीड करेगा सिस्टमिक फेलियर को, सिस्टमिक डिजीज़ काज कर देगा। सिस्टमिक डिजीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं, उसमें असाइटिस वगैरह काज कर सकता है। असाइटिस मतलब पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके अंदर जो है वो इफ्यूजन हो जाना। उसके बाद जो है वो मेजर मैनिफेस्टेशन कौन सी और माइनर मैनिफेस्टेशन कौन सी है। मेजर के अंदर आ जाती है कार्डाइटिस है, इसके अलावा पोलीआर्थराइटिस है, कोरिया है, और इसके अलावा अरिथमा मार्जिनेटम है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल वगैरह। कार्डाइटिस का तो पता है कि हार्ट की जो लेयर होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने को हम कार्डाइटिस कहते हैं। पोलीआर्थराइटिस मतलब हमारी जो जॉइंट्स हैं, डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारी लार्जर जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। अगर नी जॉइंट के अंदर है ना, लेफ़्ट साइड नी जॉइंट है तो राइट साइड का एल्बो जॉइंट जो है वो इफेक्ट होगा। मल्टीपल जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है। कोरिया का क्या मतलब होता है, साइडम कोरिया जो होती है ये पर्पसलेस मूवमेंट होती है, ये न्यूरोनल इशू है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होती हैं। अरिथमा मार्जिनेटम में क्या होता है कि अरिथमा मार्जिनेटम, इसमें हमारी स्किन के ऊपर ना रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंटरनली सेंटर से पेल होते हैं और साइडों से ना उसकी रेड अपीयरेंस होती है। इसके अलावा माइनर मैनिफेस्टेशन है। माइनर मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, माइनर मैनिफेस्टेशन में फीवर होगा, आर्थ्रेल्जिया। इसके अलावा जब हम सीबीसी कराएंगे तो उसमें ईएसआर काउंट राइज कर जाएगा, सीआरपी प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस होगी, एवी ब्लॉक होगा, और कौन सा एवी ब्लॉक होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा।
क्योंकि जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड की पूलिंग हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया है, तो वहाँ पर जो रिदम है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, ए साइनस रिदम होगा, मतलब पी माइट्रेल वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। पी माइट्रेल क्या होता है? पी माइट्रेल, जब हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है तो आपको पी माइट्रेल जो होती है वो ईसीजी में आप देखेंगे 0.1 सेकंड से ज़्यादा जब आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको पी माइट्रेल कहते होते हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से साइन मिलेंगे? आर्थराइटिस का साइन मिलेगा, आर्थराइटिस में क्या, आर्थराइटिस जो है वो आपकी मेजर मैनिफेस्टेशन होगी, इसमें एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल और माइग्रेटरी इन्फ्लेमेशन होगी लार्जर जॉइंट्स की। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट साइड का एल्बो है तो राइट साइड की जो लेग है, थाई है, उसका नी जॉइंट होगा। उसके बाद जो है ये इफेक्ट करेगा नीज़ को, इफेक्ट करेगा मल्टीपल जॉइंट्स को, इफेक्ट कर रहा है ना, एल्बोज़ को इफेक्ट करेगा, नीज़ को इफेक्ट करेगा, रिस्ट को करेगा इफेक्ट, और रेड स्वॉलन टेंडर फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा जो है वो स्किन लीजन्स है, रिदमा मार्जिनेटम वगैरह जिसको कहते हैं, स्किन लीजन्स होगा, जिसमें एरिथमा मार्जिनेटम 5% पेशेंट के अंदर होता है। और एरिथमा मार्जिनेटम में क्या होता है कि जो हमारे बन रहे होते हैं, रैशेस बन रहे होते हैं, वो सेंटर से पेल होते हैं, और उसकी जो पेरिफेरी होती है वो होती है रेड कलर की होती है। इसके अलावा ये हमारे ट्रंक पे प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं उन सब पे ये रैशेस बनते हैं, लेकिन फेस पे बिल्कुल नहीं बनते। साइडम कोरिया में क्या होता है कि साइडम कोरिया जो है ना, साइडम कोरिया, ये एस्टिविटस डांस मतलब कि ये न्यूरोनल एक इशू है जिसमें पर्पसलेस मूवमेंट होती है, और ये मोस्टली जो है वो फीमेल्स के अंदर होती है। और ये एटलीस्ट जब आपको 3 मंथ हो जाती है एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर को, तो उसके बाद जो है ये आपको जो है वो जब दूसरे साइन डिसअपीयर हो जाते हैं ना आफ्टर 3 मंथ, तो तब आपको जो है वो साइडम कोरिया के साइन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और ये इसमें आपकी स्पीच भी जो है वो हाल्टिंग स्पीच होती है, मतलब कॉन्फिडेंटली आप बात नहीं कर रहे होते, लड़खड़ा रहे होते हो, हाल्टिंग स्पीच। और कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन से साइंस पाए जाते हैं? प्लूरेसी हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, नमूनिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि लंग्स को तो इफेक्ट कर सकते हैं ना। तो कौन इन्वेस्टिगेट आप किस तरीके से करोगे रोमेटिक फ़ीवर को? इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या क्या है? इन्वेस्टिगेशन में ये है कि हम ब्लड कल्चर कराएंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, और जब उसकी सीबीसी वगैरह कराएंगे तो उसमें आप ईएसआर को देखोगे और सीआरपी प्रोटीन को देखेंगे, क्योंकि सीआरपी ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में मोस्टली जो है वो इसका लेवल बढ़ा हुआ है। आप इसकी मेजरमेंट करोगे और अपनी डिजीज़ को मॉनिटर करोगे। देन थ्रॉट कल्चर करोगे। थ्रॉट कल्चर मोस्ट प्रॉबेबली ये होता है कि वो नेगेटिव ही आता है, लेकिन इस वजह से आपने उसकी सीरोलॉजी करा लेनी है। सीरोलॉजी आपकी पॉजिटिव ही होगी। एको कराएंगे। एको क्या होती है? एको जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो कि आप अपने हार्ट पे अप्लाई करती हो, और हर एंगल से आप उसकी स्टेनोसिस को देख सकते हो, उसमें कोई रिकर्जिटेशन है या कोई ऐसा वैसा इशू है तो आप थ्रू द ईको देख सकते हो। हार्ट की अल्ट्रासाउंड एक किस्म की जो है वो उसको कहते हैं एको। ठीक, उसके बाद और क्या है इसमें? मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, कि हम इसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट में ये है कि आपके क्योंकि जॉइंट तो इफेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, आर्थराइटिस हो रही है, जॉइंट पेन हो रही है, तो जॉइंट पेन जो है वो हो रही है वो किस वजह से होगी? कार्डिक वर्कलोड क्योंकि कम हो जाएगा, कार्डियक वर्कलोड कम होने की वजह से जॉइंट पेन जो है वो आप अगर यहाँ से ये गलत है, इसकी मैनेजमेंट करनी है हमने, कैसे करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ कि जॉइंट पेन जो होता है वो कम होता है, तो वो किस वजह से कम होगा। अब मैनेजमेंट में ये है कि जब आपने इसको मैनेज कैसे करना है अपने जॉइंट इन्फ्लेमेशन को या जॉइंट पेन को, क्योंकि आप बेड रेस्ट करोगे इसके लिए, जो मैनेजमेंट है ना, बेड रेस्ट करोगे तो आपकी जॉइंट पेन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपका कार्डिक वर्कलोड कम होगा, इस वजह से आपकी जो है वो जॉइंट पेन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है कार्डिक फेलियर के लिए वो कौन कौन सा ट्रीटमेंट है? अगर आपको सीवियर माइट्रल या एयोर्टिक रीगर्जिटेशन है तो उसके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट आपका जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वाल्व रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है। फिर ज़रूरी हो जाता है वाल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। कार्डिक फेलियर का ट्रीटमेंट जो है ना, पहले तो उसको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, अगर मेडिकली वो ट्रीट नहीं हो रहा फिर आपने उसकी वॉल्व रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है।
जिसको वाल्वुलोप्लास्टी कहते हैं, मतलब आईवी कैथेटराइजेशन वगैरह करते हैं, और वो बलून को भी इंसर्ट करती होती हैं वाल्वुलोप्लास्टी में। जो स्टेनोसिस वाली साइड होती है ना, वहाँ पे बलून को इंसर्ट कर देते हैं, वो जाके वहाँ पे उसको इन्फ्लेट करते हैं, फिर रास्ता खुल जाता है और ब्लड का जो है वो फ्लो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जब एवी ब्लॉक हो रहा हो या एवी ब्लॉक वो पीआर इंटरवल जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो एवी ब्लॉक हो जाता है ना लेफ्ट एट्रियम की में ब्लड जो है वो पुलिंग होने की वजह से, तो आपने पेसमेकर इंजर्शन भी कर सकते हो इसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो कौन कौन सी है? एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक में हम इसके लिए यूज़ करते हैं पेंसिलिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेंजाइल पेंसिलिन होती है, उसको हम कौन सी वाला बेंजाइल पेंसिलिन। इसके कितने यूनिट? 1.2 यूनिट जो है वो, इसको 1.2 मिलियन यूनिट जो होती हैं, इसको इंट्रामस्कुलरली हमने यूज़ करना होता है। ये हमारी एंटीबायोटिक है। या फिर अगर ये नहीं तो फिर आप फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन जो होती है ना, पीएमपी से याद रख लो, फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको 10 दिन के लिए आपने यूज़ करना है, दिन में 4 मरतबा यूज़ करना है इसको। उसके अलावा जो पेंसिलिनिक एलर्जिक पेशेंट होते हैं उसमें तो फार्मा में पढ़ा होगा कि जिनको पेंसिलिन से एलर्जी होती है, उसके अल्टरनेटिव हम उसमें एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन या सेफ्लोस्पोरिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो सल्फोनामाइड्स है वो भी एंटीबायोटिक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए जो है वो एरिथ्रोमाइसिन और सेफ्लोस्पोरिन ही प्रेफर की जाती है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो प्रोफाइलैक्सिस आप करते हो इसमें यूज़, वो ये होता है कि 41 ईयर्स की एक हमारे पास जो लिमिटेशन है इसमें, एक 41 ईयर्स की है, एक 21 ईयर्स की है, कि अगर आपके पेशेंट को कार्डाइटिस भी है उसको, और साथ उसको पेरिफेरल वाल्वुलर डिजीज़ भी है कोई, तो उसके लिए आपने आपका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो 41 ईयर्स तक, मतलब 10 ईयर्स का आपने ट्रीटमेंट करना होता है, और एज लिमिटेशन उसके लिए 41 ईयर्स की होती है, कि अगर आपने 35 वाले पेशेंट को यूज़ कराई है ना, तो वो आपको बिल्कुल 6 साल यूज़ करना पड़ेगी। अगर 31 वाले पेशेंट को कराई है तो वो आपको पूरा 10 साल जो है वो यूज़ करना पड़ेगी मेडिसिन। और ये होता है कि अगर कार्डाइटिस भी हो और पेरिफेरल वाल्वुलर डिजीज़ भी हो, दोनों इकट्ठी डिजीज़ हो ना, तो फिर 10 साल का जो है वो ट्रीटमेंट। और बड़ी एज 41 प्लस क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती जाती है, इसके रिस्क फैक्टर कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से एज लिमिट जो है वो 41 की है ट्रीटमेंट के लिए। और अगर आपको सिर्फ कार्डाइटिस है, साथ वाल की कोई डिजीज़ नहीं है, तो फिर आपने 21 तक इसका जो है वो ट्रीटमेंट रखना है जारी। उसके बाद जो है वो एस्प्रीन को किस लिए यूज़ करते हैं? एस्प्रीन को आप लोग यूज़ करते होते हो, आपको अगर कोई हो रही है ना इन्फ्लेमेशन वगैरह, एनसिड्स के अंदर एस्प्रीन को आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या फिर आपने आर्थराइटिस वगैरह के सिम्टम जो है उसको रिलीव करना है, तो उसके लिए आप एस्प्रीन को यूज़ कर सकते हो। और ये आपकी जो स्टार्टिंग डोज होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 60 mg पर kg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो इसको डिवाइड कर देना है आपने 6 डोजेज़ में कर लेना है। अडल्ट के अंदर जो है वो 100 mg डोज होती है, और मैक्सिमम जो है वो 8 ग्राम पर डे यूज़ करनी है आपने। इसकी एस्प्रीन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो एनसिड्स की, आप फार्मा में पढ़ोगे, उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो नोज़िया वगैरह काज कर देती है। नोज़िया हो सकता है, या डेफनेस हो सकती है, या वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की इतनी ज़्यादा कोई नहीं करेगी, या टिकिपनिया वगैरह हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है। इसके अलावा जो स्टीरॉइड्स होती हैं उनका क्या काम होता है? स्टेरॉइड्स भी पेन को रिलीव करने के लिए होती है, और इसके अलावा जो है वो कार्डाइटिस और सीवियर आर्थराइटिस वगैरह जो होती है उसके लिए भी हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारी पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स का, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये तो था एक्यूट रोमेटिक फीवर, और हमारे पास क्रोनिक रोमेटिक फीवर जो होता है वो क्या होता है, और उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हैं उसकी। क्रोनिक हार्ट डिजीज़ कौन कौन सी? क्रोनिक रोमेटिक
हार्ट डिजीज़। क्रॉनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में ये होता है कि अगर आपको एक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, वो बार बार एक ही डिजीज़ हुई जा रही है, तो उसकी वजह से वो एक क्रॉनिक में चेंज हो जाती है। और क्रॉनिक ये इसमें आपको रोमेटिक फ़ीवर भी होगा, कार्डिटिस होगा साथ, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो वुमेन्स के अंदर भी होती है। कोरिया वगैरह मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, कोरिया होगा या परसिस्टेंट वो इन्फ्लेमेशन होगी, परसिस्टेंट हार्ट डिजीज़ होगी, इस तरह से जो है वो या माइट्रल वाल्व आपके इफेक्ट होंगे। 90% मोर देन 90% केसेस आपके जो है वो मिट्रल वाल्व होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, माइट्रल वाल्व इफेक्टेड। माइट्रल स्टेनोसिस जो है वो 25% केसेस के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस होगी, माइट्रल स्टेनोसिस 25% केसेस में। मिक्स माइट्रल स्टेनोसिस होगी 40% केसेस में, मिक्स माइट्रल स्टेनोसिस होगी, मिक्स्ड माइट्रल स्टेनोसिस। इसके अलावा कौन कौन सी इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस में ये होगा कि हार्ट वाल्व इफेक्ट होंगे और मायोकार्डियम को, पेरिकार्डियम लेयर को इफेक्ट करेंगे, हार्ट फेलियर होगा, कंडक्शन डिसऑर्डर होंगे इसमें, और कॉर्डी टेंडनी शॉर्टनेस होने की वजह से आपकी माइट्रल स्टेनोसिस होती है। तो हमने पढ़ा रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ी। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इसको जो है वो हम लोग कर लेते हैं, एक दफ़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका। रोमेटिक एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर हमने पढ़ा। एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर क्या होता है हमने पढ़ा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब और कौन कौन सी हो सकती है, SLE हो सकती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट जब इफेक्ट होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं उनको जो है वो ट्रिगर करी होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो इसके अपने एंटीजन होती हैं। इस फॉरेन मटेरियल के खिलाफ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और ये इस इन्फेक्शन को रिजॉल्व कर रहा होता है। लेकिन वही एंटीजन जो होता है उसका सीक्वेंस जो होता है उसका सीक्वेंस मैच कर रहा होता है। हमारी जो हेल्दी सेल होती है उसके जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी हार्ट सेल के या फिर दूसरे जो है वो जॉइंट के, उनके सीक्वेंस के साथ हमारे उसके जो प्रोटीन का सीक्वेंस होता है वो इसके बैक्टीरिया के सीक्वेंस के साथ मैच करता है, जिसकी वजह से क्रॉस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली छोटे बच्चों को इफेक्ट कर रही होती है, रोमेटिक फीवर 5 to 15 ईयर्स तक। और इसमें फ्रिंजाइटिस, क्योंकि स्टेप्टोकोकस में मोस्टली फ्रिंजाइटिस काज कर रहा होता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस जो होता है वो जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन काज करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है हेल्दी सेल के अंदर, जिसमें हमारा हार्ट सेल आ जाते हैं, जॉइंट सेल आ जाते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो है वो शॉफ नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये पैथोजेनिक साइंस होते हैं जो कि हमारे हेल्दी सेल पर जो इफेक्ट हुए हैं वहाँ पर पाए जाएंगे, हार्ट सेल पर या जॉइंट सेल पर। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल में लिम्फोसाइड और ये मैक्रोफेजेस जो हैं इन्होंने कवर किया होगा। लिम्फोसाइड्स को क्लिनिकल फीचर ये कब होते हैं, ये कार्डिक फेलियर वगैरह के केस में आपको नजर आएंगे। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, इसमें मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मतलब आपको फीवर देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख कम लगना, लिथार्जी होगी, फटीग होगी। फटीग किस वजह से होगी, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से। स्टेनोसिस जब होती है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, उसकी वजह से लिथार्जी होगी। उसके बाद जॉइंट पेन, फटीग जिसको कहते हैं, जॉइंट पेन होगी जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। आर्थराइटिस 75% पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस होगा। रैशेज होंगे, क्राइटेरिया जॉन्स क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है। उसके अलावा जो है वो इसमें पेनकार्डाइटिस काज करेगा। पेनकार्डाइटिस का मतलब ये एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व करेगा, मायोकार्डियम को, पेरिकार्डियम को। साइंस कौन कौन सी होती हैं, इसमें ब्रेथलेसनेस काज कर सकते हैं क्योंकि पल्मोनरी एडिमा काज किया तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पाल्पिटेशंस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, कार्डियोमेगाली हो सकती है। और कार्डियोमेगाली आप एक्सरे कराओगे तो वहाँ पर आपको हार्ट का साइज जो है वो लार्ज मिलेगा। सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर के आपका सिस्टोल है तो सिस्टोल में क्या होता है कि हमारा जो है वो वॉल्व जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे जो है वो फ्लो कर रहा होता है। इसमें सिस्टोलिक मरमर मतलब कि जब इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन होने की वजह से सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर होगा, आपको जो है वो अब नॉर्मल साउंड जो है वो सुनाई देगी। सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मरमर होगा, ये कैरिकॉम्स अपीयरेंस की कैरिकॉम्स जो है वो मरमर इसको कहते होते हैं, ठीक है। और ये योटिक रिगर्जिटेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है वो ECG आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो उसमें ECG कराओगे तो ECG में आपको ST और T वेव्स के अंदर चेंजेस मिलेंगी। MI जो है वो ST जब एलिवेशन होती है वो MI को लीड कर रही होती है। T वेव के अंदर अगर वो T वेव इन्वर्ट हो जाती है तो वो आपको बताती है कि यहाँ पर एंजाइना हुआ है। AV ब्लॉक हो सकता है। AV ब्लॉक में क्या हो सकता है कि आपका जो है वो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब कि आपका साइनस रिदम होता है, P माइट्रेल वगैरह देखने को मिलेगा। और अगर आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है तो वो लीड करेगी एसाइटिस वगैरह को,
सिस्टमिक फेलियर काज करेगी। उसके अलावा जो मेजर मैनिफेस्टेशन है उसमें कार्डाइटिस होगा, पोलीआर्थराइटिस होगा, कोरिया होगा, अरिदमा मार्जिनेटम, जिसमें क्या होगा कि आपके लीजन्स बनेंगे, बॉडी पर रैशेस बनेंगे जो कि सेंटर से पेल होंगे और साइडों से जो है वो रेड होंगे। माइनर मैनिफेस्टेशन में फीवर होगा, आर्थरालजिया होगा, ESR जो है वो काउंट राइज करेगा, CRP प्रोटीन जो है वो राइज करेगी। इसके अलावा आर्थराइटिस होगा, स्किन लीजन्स होंगी, साइडम कोरिया है, साइडम कोरिया में जो है वो पर्पसलेस मूवमेंट होती है। देन हाल्टिंग स्पीच होगी, मतलब अनकॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करोगे, ब्लड कल्चर कराओगे और ESR और CRP प्रोटीन का लेवल आपको उसमें राइज मिलेगा। थ्रोट स्वैब जब लोगे तो वो मोस्टली जो है वो फ्रेंजाइटिस रिजॉल्व हो चुका होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको नेगेटिव मिलता है। सीरोलॉजी कराओगे तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। इको कराओगे, इटनो हार्ट की अल्ट्रासाउंड होती है, उसको उसमें आप रिगर्जिटेशन स्टेनोसिस वगैरह को देख सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थ्रू दी बेड रेस्ट करते हैं। बेड रेस्ट करोगे तो आपकी कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और जो है वो बेड रेस्ट से आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा, कार्डिक वर्कलोड कम हो रहा होगा इस वजह से। और एंटीबायोटिक थेरेपी जो कराओगे उसमें बेंजाथीन बेंजाइल पेंसिलिन को यूज़ करोगे 1.2 फॉर इंट्रामस्कुलरली इसको यूज़ करेंगे, या फिर फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन को यूज़ करोगे और अल्टरनेटिव पेंसिलिन के एरिथ्रोमाइसिन क्लिंडामाइसिन वगैरह यूज़ करोगे। 41 ईयर्स की एज लिमिटेशन होती है, 10 साल तक आपने प्रोफिलैक्टिकली इसको यूज़ करना होता है इसके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। अगर सिर्फ कार्डाइटिस है तो 10 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा एस्प्रिन को आप यूज़ करते हो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। और इसके अलावा जो है वो इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से अबनॉर्मलिटी हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डेफनेस है एस्प्रिन की वजह से हो सकती है। क्रोनिक रोमेटिक फीवर में क्या होता है कि बार बार जो है जब आप एक्यूट रोमेटिक फीवर की डिजीज़ हुई है तो वो चेंज हो जाती है क्रोनिक में आपको परसिस्टेंट जो है वो आपकी हार्ट वाल्व डिजीज़ होगी, माइटोस्टेनोसिस होगी, मिक्स माइटोस्टेनोसिस होगी। इसके पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी हो तो